हेलो बेटा, चलिए हम अगला टॉपिक नया देखते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी तक हम लोगों ने जो बातें की हैं वो किस किस के बारे में बातें कर ली हैं। एक बात की हम लोगों ने वन डायमेंशनल मोशन, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फिर अगला टॉपिक हम लोगों ने देखा था यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी। अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर मैंने आपको बताई थी दो बातें। एक, जो पार्टिकल अगर किसी सरफेस से मतलब जैसे हमारी अर्थ है, तो अर्थ से अगर पार्टिकल को सीधा ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया जाए, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर दिया जाए, तो पार्टिकल जिस तरीके से चल के आता है उसको हम लोग जनरली किताब में मोशन अंडर ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। वहां पर मैंने ये भी बताया था कि मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब यही नहीं होता कि अर्थ सरफेस से परपेंडिकुलर जिस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं और जिस पाथ को वो फॉलो करता है उसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। हमने साथ में ये भी बताया था कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको मोशन अंडर ग्रेविटी के नाम से हम जानते हैं। भाई प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने सीधा तो पाथ देखा ही था, उसको मोशन अंडर ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। लेकिन रियल में प्रोजेक्टाइल मोशन भी मोशन अंडर ग्रेविटी के अंडर में ही होता है, और यही हमारा जो पाथ है जो बन रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, वो ग्रेविटी के अंडर में हो रहा है। तो हम इसको भी कह सकते हैं ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो हमने ये बात बताई थी कि हमारे सिलेबस में जो मोशन अंडर ग्रेविटी है उसमें कुछ अजम्पशंस है। क्या अजम्पशंस हैं? कि हम ये बात मान के चलते हैं कि जो पार्टिकल जो चलता है तो उसमें हवा का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी के अंडर मोशन जरूर हो रहा है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां पर हवा का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब जब हवा का इफेक्ट नहीं होगा तो जिस डायरेक्शन में आप बॉल को प्रोजेक्ट करोगे, फेंकोगे, बॉल उसी डायरेक्शन में जाएगी। अच्छा, एक और हमने एज्यूम किया था। क्या एज्यूम किया था? कि जब वो सरफेस से ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहे हैं या मोशन अंडर ग्रेविटी जो देखा था वो दोनों के दोनों क्या है, और सरफेस से ऊपर फेंकने पे ही हो रहे हैं। और अगर कोई बॉडी सरफेस से ऊपर जाती है तो हम ये बात जानते हैं कि उसकी जी की वैल्यू में चेंज आना चाहिए, और जी की वैल्यू में चेंज अगर होगा तो हमारे लिए ये केसेस जो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं या मोशन अंडर ग्रेविटी के नाम से जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। और उन चीजों को अगर हम देखते हैं तो इंजीनियरिंग में जो पर्टिकुलर मैकेनिकल ब्रांच के बच्चे होते हैं वो स्पेशली इनके ऊपर अगर हम बहुत अच्छे डेप्थ में अगर जाना चाहें तो इसको उनको चीजों को देखने को उनको मिलता है। खैर, अभी हमारे लिए पॉइंट है नहीं कि इंजीनियरिंग बीटेक में आपको क्या पढ़ाया जाएगा। पॉइंट यहाँ पर अभी मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन और जो हम कह सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसमें ये दो चीज एज्यूम कर रहे हैं कि हवा का इफेक्ट नहीं है, और साथ में ग्रेविटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ग्रेविटी हम कांस्टेंट मानेंगे। बट रियलिटी हम अच्छे से जानते हैं कि अर्थ में रहते हैं तो एटमॉस्फेयर ऐसा हो नहीं सकता कि एटमॉस्फेयर को आप हटा दोगे। अगर एटमॉस्फेयर को हटाओगे तो हमारा जो जीवन है वो जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो सच बात है कि हम एटमॉस्फेयर को कभी हटा नहीं सकते, मतलब हवा का इफेक्ट होगा ही होगा। तो यही रियलिटी, इससे बच नहीं सकते आप। ऊपर अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू चेंज होगी ही होगी, उसको भी आप रोक नहीं सकते। तो सच तो ये है, लेकिन हम पढ़ रहे इनको एज्यूम करके। तो ध्यान रखना कि अगर कुछ चीजें अगर हम सीख भी जाते हैं तो हमको अभी 11th-12th लेवल पर बहुत ज्यादा हवा में नहीं उड़ना है ना, ये चीजें ध्यान रखना। खैर, जो जितने ज्यादा बच्चों को ज्ञान होता है तो वो उतना ही चीजें उनको मालूम पड़ जाता है कि नहीं, दुनिया इससे बहुत ज्यादा आगे और भी है। मैं एमटेक हूँ आईआईटी से, मैं जानता हूं कि इसके बाद भी दुनिया बहुत बड़ी है, नॉलेज के मामले में बहुत कुछ होता है। ठीक है, हम लोग बहुत छोटी छोटी चीजें जानते हैं। तो खैर, पॉइंट फिर दोबारा वापस आ रहे हैं कि हम लोग जो बात करने वाले हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर है? प्रोजेक्टाइल मोशन में चीजें हम पहले समझते हैं कि हमारे लिए कहानी है क्या। वो देखिए, किस बात को बोलते हैं सब लोग जानते हैं। जो बच्चे यहां पर पहली बार देखने आए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, शायद उनको नहीं पता है, लेकिन बेसिक सभी को पता होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन किस बात को बोलते हैं। कि एक बॉल को अगर हम यहां से प्रोजेक्ट करें किसी यू वेलोसिटी से, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और हॉरिजॉन्टल से अगर मैं एंगल थीटा मानूं तो ये पार्टिकल, जैसे हमने बोला कि एक बॉल को मुझे, जैसे ये ग्राउंड है हमारा, इस ग्राउंड से अगर बॉल को फेंकना है तो इसको हम यहां पर थीटा मान रहे हैं, इसको वाई एक्सिस मान रहे हैं, समझ रहे हो? ये हमारा एक्स और ये वाई, यहां से बॉल को फेंक दिया गया, तो ये केस को समझ रहे हैं। अच्छा, अब फिर एक बात आती है कि सर हम इसको एक्स नहीं मानेंगे, इसको वाई मानेंगे, इसको वाई नहीं मानेंगे, इसे एक्स मानेंगे या जेड मानेंगे। तो बेटा आप कुछ भी मान लो, बट जनरली हम लोग रेफरेंस के तौर पे इसको एक्स मानते हैं, इसे वाई मान सकते हैं।
अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप इसी को x मानोगे इसी को y मानोगे, क्योंकि रेफरेंस जैसे किताबों में सारी बातें चल रही हैं, तो उसी के बेसिस पे हम पढ़ाना भी चाहते हैं। अगर मैं दूसरा कोई एक्सेस मानेंगे तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर दूसरी एक्सेस मान के भी सॉल्व करोगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, रिजल्ट एक ही होगा, बट सिर्फ x की जगह y लिखा मिलेगा या z लिखा मिलेगा, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है। इसलिए हम लोग इसके रेफरेंस के तौर पर जैसे मानते हैं वैसे ही चीजों को देखेंगे भी। देखिए, हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो हमारे पास इस तरीके से चला गया। अब ये बात आती है कि ये पाथ हमारा कैसा है, तो ध्यान रखना, ये से बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये जो इसका पाथ है वो 2 डायमेंशनल है। कैसा है? 2 डायमेंशनल बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन को। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है हमने? मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब 1D मोशन, और मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब हम बात कर रहे हैं अर्थ सरफेस से परपेंडिकुलर, जो हमने प्रोजेक्ट देखा किया था बॉडी को, जिसका जो पाथ है वो भी 1D था, लेकिन यहां पर यार 2 डायमेंशनल आया। तो 2 डायमेंशनल को सॉल्व करने के लिए अभी तक हमने ऐसी इक्वेशन तो पढ़ी नहीं है कुछ भी, तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्या हमारे लिए कठिन है? तो ध्यान रखना इस बात को कि कठिन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 डायमेंशनल मोशन को हम 2 डायमेंशन में ब्रेक करेंगे। एक्स एक्सिस में अलग ब्रेक कर दो और वाई में अलग ब्रेक कर दो। तो जब एक्स में और वाई में अलग अलग ब्रेक कर देंगे तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे लिए थी वो क्या थी? 1 डायमेंशनल मोशन के लिए वैलिड। इक्वेशन ऑफ मोशन की एक और कंडीशन थी कि पाथ हमारा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट के साथ साथ पाथ स्ट्रेट लाइन का मतलब होगा 1 डायमेंशनल मोशन। तो अगर मैं देखूं तो अगर इनके कंपोनेंट को ब्रेक कर दूं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, तो ध्यान रखना कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए। आप बताओ कि कोई बॉल को अगर फेंकते हो तो कहां उसकी स्पीड हॉरिजॉन्टल में चेंज होगी? लेकिन चेंज होगी तो हवा के इफेक्ट में चेंज हो सकती है। एज्यूम करो कि हवा नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो चेंज क्यों होगा? भाई एक्सेलरेशन कब आता है? एक्सेलरेशन तब आता है जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लगे, तब उसमें एक्सेलरेशन आ सकता है। और फोर्स लग नहीं रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है नहीं। जब हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल की कांस्टेंट होगी, और यही सच्चाई है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं उस लेवल पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारा 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी के अंडर में तो मोशन हो ही रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, तो उसमें तो जी की वैल्यू है, इसलिए वहां पर वेलोसिटी चेंज होगी। समझ रहे ना? और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही तो भी एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट और वर्टिकल डायरेक्शन दिखाया तो ये भी 1D हो गया। इसका मतलब अगर हम इनको सॉल्व करना चाहें तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं और चीजों को निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनना, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम देखें, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास जो लिखी है वो हॉरिजॉन्टल में आप अलग लिखिए, एक्स एक्सिस में अलग लिखो और वाई एक्सिस में अलग लिखिए। देखिए, क्या हमारे लिए 4 इक्वेशंस थी कि नहीं थी? इक्वेशन ऑफ मोशन ये 4 थी। अगर पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मतलब कर तो प्रोजेक्टाइल मोशन में रहा है, हम इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल का अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल में जब ब्रेक करेंगे तो हम इन इक्वेशंस का यूज करके चीजों को फाइंड कर लेंगे। और दूसरा मैंने ब्रेक किया वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस भी एक खुद में एक 1 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस भी खुद में एक 1 डायमेंशन है, और वाई भी एक खुद में 1 डायमेंशन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। वाई एक्सिस क्या है कि स्ट्रेट लाइन ही है, एक्स एक्सिस क्या वो भी स्ट्रेट लाइन है। तो हम यहां पर इन इक्वेशंस का वाई डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। तो भैया इसे आप नोट करिए, देखो सेम इन इक्वेशंस का हम बाई डायरेक्शन में यूज कर लेंगे। जैसी इक्वेशंस हमने एक्स के लिए लिखी थी वैसी इक्वेशंस हम लोग वाई डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं।
क्या मेरी बात समझ आई आपको? तो मैंने जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, अब मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में इसको लिख के यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए मेन यहां पर फैक्टर्स बनते हैं। तो तीन बातें जो बेसिक इस पे की जाती हैं वो है, एक आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, एक है मैक्सिमम हाइट, और तीसरा पॉइंट बनता है हमारा रेंज। एक बात ध्यान रखना यहां पर कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट ये दोनों के दोनों वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट से मतलब रखते हैं। अब खुद बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है? आपको मोशन एंड ग्रेविटी मैंने बताया था। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि जो बॉडी हवा में रहती है, जितनी देर हवा में रहती है, वो जो समय लगता है, हवा में रहने वाली बॉडी का जो समय लगता है, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो आप बताओ कि बॉडी कब हवा में जाएगी, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करने पर या वर्टिकल करने पर? वर्टिकल का मतलब ऊपर कंपोनेंट करने पर या इधर का कंपोनेंट करने पर? क्योंकि बॉल को उठाने का कंपोनेंट तो यही काम में आएगा, यही वेलोसिटी का कंपोनेंट जो आएगा, जो उस बॉल को उठाएगा, और उठाएगा तभी तो हवा में आएगी। तो इसका मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट से आना चाहिए। और अच्छा, अगर उठेगी तभी तो हाइट पर जाएगी। मैक्सिमम हाइट कब जाएगी? जब बॉल उठेगी। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम हाइट भी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट चाहता है, मतलब वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट चाहता है। लेकिन रेंज का मतलब होता है कि कितना आप डिस्प्लेस हो, जहां से फेंक रहे हो और जहां पे जा रहे हो वो उसमें कितना डिस्प्लेस हो। तो जो डिस्प्लेस होना है वो तो तुम्हें मालूम है, वर्टिकल कंपोनेंट से तो होगा नहीं, डिस्प्लेस तो हमारा हॉरिजॉन्टल से होगा। तो इन बातों को ध्यान रखना कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मैटर करता है, और रेंज जो होती है वो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैटर करता है, मतलब एक्स कंपोनेंट मैटर करता है। इन बातों को बेसिक अगर ध्यान रखोगे तो जो तीन बेसिक इसके पैरामीटर हैं जो हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है वो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। जो भी फॉर्मूला जानते हो वो आप इन्हीं बातों पर उसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसमें यह देखते हैं कि अगर हम इनके कंपोनेंट करते हैं तो क्या क्या कंपोनेंट आएंगे, और फिर इसमें एक एक करके सारी बातों को डिस्कस भी कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहां से बात करें, हमारे पास इसका इधर कंपोनेंट करिए तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। आप बताओ वेलोसिटी का अगर इधर कंपोनेंट करोगे तो क्या आएगा? तो आप लिखोगे कि u cos थीटा और इधर बनेगा u sin थीटा। क्लियर है? u जो है हमारे पास x डायरेक्शन का वो लिखोगे u cos थीटा, और इधर बन गया हमारे पास वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u sin थीटा। ध्यान रखना कि अगर मैं इसे थीटा को वर्टिकल से मानते तो ये sin थीटा बनता और ये cos बनता। हालांकि जो बेसिक, मैं फिर से कह रहा हूं, जो रेफरेंस किताबों में है मैं उसी बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो बच्चे पहले से सीख चुके हैं और वो वीडियो देख रहे हैं तो वो कंफ्यूज ना हो। जो बेसिक रेफरेंस है मैं उसी तरीके से चीजों को लेके चलेंगे। खैर ये पॉइंट आ गया। यहां से हम क्या करेंगे, आप लिखोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो आप क्या लिखोगे यहां पर? इसे लिखोगे 0। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारे पास कंपोनेंट आता है उसे क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे माइनस का जी। तो आपके पास ये आ गया माइनस का जी। यही हमारे लिए जो यहां पर जो गिवन है वो यही गिवन है, बाकी चीजें हम कैलकुलेशन से चीजें फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। तो मैं कुछ नंबरिंग कर लूं, जैसे ये पॉइंट ए है, हाईएस्ट पॉइंट जो यहां पर है उसको मैं एच मान लूंगा। यहां से ये टॉप मोस्ट पॉइंट को मैं यहां पर ये हाइट एच मान ली, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं यहां पर बी, और ये पॉइंट मैं मान लेता हूं सी। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो अपनी वेलोसिटी बढ़ा रही है या घटा रही है? तो ध्यान रखना ए से लेके बी तक लगातार वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी घटेगी। मैं वाई कंपोनेंट बोल रहा हूं, वाई कंपोनेंट। अगर मैं बोलूं कि अगर हमारा मोशन ए टू बी है तो इसमें क्या होगा? वर्टिकल जो वेलोसिटी हमारे पास वो लगातार क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन कंटिन्यूसली डिक्रीजेस। लगातार क्या होगी? ए से लेके बी तक लगातार डिक्रीज करेगी। फिर क्या होगा? बी से लेके सी तक का क्या होगा? तो बी से लेके सी तक लगातार बढ़ेगी, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रही है। देखो, अगर बॉल ऐसे उठ रही है तो क्या है? ग्रेविटी नीचे लग रही है,
और बॉल ऊपर है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट हो जाए तो आप खुद जानते हो शब्द को रिटार्डेशन बोलते हो। रिटार्डेशन का काम है स्पीड को घटाना, तो ए से लेके बी तक वैसे ही घटेना। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी चेंज होगी? तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ax 0 है। अगर ax 0 है इसका मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो ux आपका जो रहेगा वो हमेशा ux ही रहेगा, और पूरे के पूरे मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन की चेंज होती है। वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। अगर मोशन b2 अगर c हो रहा है, b से लेके c तक हो रहा है, तो फिर क्या होगा? तो b2 c में क्या होगा? वेलोसिटी हमारी लगातार क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन y डायरेक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है? ये बातें ध्यान रखना। वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी ऐसे चेंज होगी, यहां से लेके यहां तक घटेगी और बी से लेके सी तक बढ़ेगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नोट करके, बट horizontal component of velocity does not change। इस बात को ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो बात क्लियर हो गई। यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, और वर्टिकल में कैसे चेंज होगी मैंने बता दिया आपको। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं इस चीज के लिए। अब पॉइंट ये आता है कि इसमें जो बातें होने वाली है वो क्या क्या है, उसको समझिए। फिर से देखिए, हमने क्या बताया था कि हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक बॉल है, ये किसी यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर है और ऐसे जाके ऐसे ये करेगा, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं हम लोग। हमने बोला था कि ax जो है वो 0 है, ay हमारे पास माइनस का g है, ux लिखोगे तो आप लिखोगे u cos थीटा, पीछे लिख चुके हैं हम लोग, और uy जो लिखोगे वो u sin थीटा है। ये बातें हो गई थी। एक बात ध्यान रखना, जैसे हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में केसेस माने थे, वैसे यहां पर भी समझना एक बेसिक बात कि हमेशा हम लोग रेफरेंस इस पॉइंट को मानेंगे जहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाएगा। मोशन अंडर ग्रेविटी में भी यही बात बोली थी मैंने कि बॉडी को जहां से प्रोजेक्ट करना है उसी को हम लोग रेफरेंस मानेंगे, और रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव, और ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है इसलिए मैंने नेगेटिव लिख दिया। पहले समझिए मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, मतलब माइनस वाई डायरेक्शन में है, इसलिए उसे नेगेटिव लिया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन में आपका एक्सेलरेशन है ही नहीं तो 0 हो गया। ये भी पॉजिटिव है क्योंकि आप जानते हो एक्स एक्सिस पॉजिटिव किधर होती है और वाई एक्सिस किधर होती है, पॉजिटिव ही है। तो कुल मिला के वही सब बातें लिखी मैंने, इनको पॉजिटिव लिख दिया। सबसे पहला टर्म आता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहला मैंने देखा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास जो होगा वो क्या है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले हम देखना चाहते हैं ए टू सी देखना चाहते हैं। आप बताइए कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है, बॉल यहां से फेंकी जा रही है और इसी लाइन पर आके हिट कर रही है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हुआ इसका, ए से लेके सी तक 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही पार्टिकल रखा है, एक्स पे रखा था यहां पर और हिट भी किया तो भी एक्स, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो बोलोगे 0। तो मैं एक काम करता हूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम सेकंड लगाएंगे और वो भी वाई डायरेक्शन में लगाएंगे। अब एक बात आती है कि सर वाई डायरेक्शन में आपने क्यों लगाई इक्वेशन, मैंने आपको पहले ही बोला था कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है हवा में कितनी देर रही बॉल, और हवा में रहने के लिए आपको तभी होगा जब वर्टिकल कंपोनेंट लोगे, इसलिए मैंने वर्टिकल कंपोनेंट लिया। आपको अभी बताया है कि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्योंकि बॉल तो एक्स पे ही है, स्टार्टिंग में भी आपकी यहीं रखी है और यहां पर बाद में यहां पर आई, एक्स एक्सिस पे ही है, तो वाई में डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो आप बोलोगे 0। यू वाई कितना दिया है, तो आपके पास लिखा है यू साइन थीटा, इनटू का टी लिखिए, माइनस का हाफ जी, क्योंकि ए वाई माइनस जी है, इनटू का टी स्क्वायर। आप यहां से टी कॉमन ले लो, यू साइन थीटा माइनस का हाफ और जी टी, और ये बन गया 0। टी की वैल्यू 2 आएगी, एक 0 आएगी और एक टी की वैल्यू ए टू जो सी आएगी वो बनेगी 2u साइन थीटा अपॉन जी। चेक करिए भैया, आपके पास समय जो 2 आए,
एक ये और ये, और लगाओगे तो ऑप्शन में हो जाएगा। आप ये लिखिए टी एक 0 है और एक ये टी 2 आए हैं, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दो जगह पर 0 है वाई डायरेक्शन में। बॉल को फेंकोगे ही नहीं तो वाई डिस्प्लेसमेंट होगा ही कहां, ये तो ओरिजिन ही है, और एक्स एक्सिस पे बॉल हिट कर रही है। तो आप बताओ यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे। आप अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखोगे इस पॉइंट का, तो आप बोलोगे कि एक्स में एक्स चला लेकिन वाई इसका कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो दो जगह पर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ वाई में, एक यहां पर जब फेंका नहीं तो टी इक्वल टू 0, और जब दोबारा हिट किए तो कितना समय लगा, तो आप बोलोगे ये टाइम लगा। बेसिकली देखा जाए तो मोशन अंडर ग्रेविटी का ही रिजल्ट है ये। याद करो हम लोग क्या लिखते थे, 2u/, इंटू का जी। बताओ मोशन अंडर ग्रेविटी बॉल को जब फेंकते थे, यहां से लेके बॉल जब ऊपर जाती थी वापस यहां तक आती थी तो कितना समय लगता था, तो आपको याद होगा 2u/g। तो लिखा वही है। अब वहां पर भी वर्टिकल वेलोसिटी ही थी, वो जो ऊपर की तरफ फेंकी थी, वाई एक्सिस में ही फेंकी थी। मैंने वहां पर u/y लिखा क्यों नहीं, क्योंकि आपका जो मोशन था मोशन अंडर ग्रेविटी में जो हम लोग रीड किए थे, ये वाला पाथ वो एक डायरेक्शन में ही था, तो क्यों लिखें u/y और ux, क्योंकि वो एक ही है। लेकिन यहाँ पर दो हो रहे हैं एक साथ में, इसलिए आपको अलग से मेंशन करना पड़ रहा है कि x और y, हालांकि है बात वही। समझ में आ रहा। तो ये रिजल्ट हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का, जो रिजल्ट है वो ये। अब बात करते हैं आगे कि अगर यहां से लेके यहां तक की अगर बात करते तो क्या कैसे निकालते आप, तो कैसे निकालोगे भैया। आधा अगर हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आपको याद करो हमने वहां पर भी बताया था, मोशन अंडर ग्रेविटी में यहां से लेके यहां तक की बात करते हो तो आपके पास क्या होता है, u/g था, तो यहां पर आपका होना चाहिए u/g, मतलब यहां पर दो खत्म होना चाहिए। तो आप कर सकते हैं, देखिए भैया यहां से अगर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम आधा देखें तो कैसे देख सकते हैं। अगर मैं ए से बी के लिए देखता हूं, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, अगर मैं ए से बी के लिए देखता हूं तो क्या हो, तो देखिए भैया हम वर्टिकल कंपोनेंट लेना चाहते हैं और पहली वेलोसिटी, फर्स्ट इक्वेशन vy इज इक्वल टू u/y प्लस का ay इंटू का t। बताओ कि अगर पार्टिकल यहां से देखा जाए तो यहां पर वेलोसिटी क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर u/y, लेकिन अगर यहां वर्टिकल वेलोसिटी बोलोगे तो क्या लिखोगे, तो vy हो जाएगी यहाँ की 0। बी पॉइंट की अगर वेलोसिटी हम y डायरेक्शन में देखेंगे तो बन जाएगी 0, क्योंकि अगर यहाँ की वेलोसिटी होती तो पार्टिकल ऊपर चला जाता। अगर ऊपर नहीं जा रहा इसका मतलब है कि पार्टिकल रुक गया इधर वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन ये वाली अभी भी 0 नहीं होगी। बॉल ऐसे जा रही ना, ऐसे करके ऐसे, तो जब ऐसे जाएगी तो उधर तो जाएगी लेकिन ऊपर नहीं गई, तो ऊपर वाला वेलोसिटी 0 हो गया ना, हॉरिजॉन्टल वाला तो चेंज होगा ही नहीं, मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो भैया यहां से क्या लिखोगे, आपके पास ही आ गया ये टर्म 0। स्टार्टिंग की वेलोसिटी u sin थीटा पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऊपर की तरफ है, माइनस लिखोगे g और इंटू टी जो आएगा वो टी ए बी होगा। तो टी ए बी जो आया वो कितना आया, वो आ गया u sin थीटा अपॉन जी। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि फॉर्मूला यही बनना चाहिए। इसको क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर u/g, यही तो मोशन अंडर ग्रेविटी में भी था, यही मोशन अंडर ग्रेविटी में भी था। तो फाइनली हमारे पास ये बेसिक बातें आ गई। अब हम इसके आगे बारे में बात, इसके आगे क्या हो सकता है, तो हमारे पास आती है मैक्सिमम हाइट, वो भी बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहां से बात करें मैक्सिमम हाइट के बारे में, मैक्सिमम हाइट हमारा h। अब ये बताइए कि मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए, तो कहानी आती है कि अभी भी वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। अब देखिए इक्वेशन सेकंड से अगर हम देखें तो हम उससे भी हम उसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एस वाई हमारा क्या बन जाएगा, अगर आधा टाइम रख दें तो एस वाई हमारे बन जाएगा हमारे पास मैक्सिमम हाइट। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन और है उससे भी इजी, वो है थर्ड इक्वेशन। तो हमने क्या किया, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर और प्लस का 2a/, और एस वाई। आप बताओ कि अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन में, हमारे पास ये बॉल है, इसको हम अगर यहां से ऐसे फेंक रहे हैं तो बॉल अगर यहां जा रही है तो ये पॉइंट हम लोग बी ले रहे हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है। बी पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो रही है, 0, क्योंकि यही तो आपके पास मैक्सिमम हाइट आएगी, ये वाली, यही तो एच है। और स्टार्टिंग की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, तो आप जानते हो
कि u sin थीटा है तो उसका स्क्वायर करिए, प्लस का 2 माइनस का g, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है, तो ये आपका ये आ गया। h की वैल्यू देखिए यहां से कितना आ गई, h वैल्यू हो गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g, ये आ गई। क्लियर है ये बात? तो ये आपका आ गया मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब पार्टिकल का ये वाला पॉइंट निकालने के लिए हमको कहा जा सकता है। क्लियर है? पर एक बात आती है हमारे पास रेंज, रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भैया, देखिए रेंज अभी हम जो बात कर रहे हैं वो एक बेसिक फॉर्मूला बताना चाह रहे हैं, फिर रेंज को हम कई तरीके से चीजों को देखेंगे बाद में। अभी के लिए बेसिक फॉर्मूला, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या है, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि रेंज का मतलब होता है पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन होगा तो रेंज आएगी, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए? तो भैया आप इक्वेशन सेकंड यूज करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो, हम लिखेंगे एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस का हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दिया है, तो लिखा है यू कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि पूरी जो बॉल यहां से जहां से स्टार्ट कर रही है ए पॉइंट है, और जो सी पॉइंट है वो हम इसको ले रहे हैं पूरा जो फाइनल पॉइंट है जहां पर हिट कर रही है, तो ए से लेके सी पॉइंट के लिए कितना समय लगा वो समय यहां रखते हैं हम। तो आप जानते हो 2u sin थीटा अपॉन जी लगा टाइम। आप यहां से लिखिए यू स्क्वायर तो अलग हो गया, 2 sin थीटा और cos थीटा, इधर जी कर लीजिए। आप जानते हो ये फॉर्मूला किसका है, आप जानते हो, तो ये है sin 2 थीटा, ये स्क्वायर है और ये sin 2 थीटा अपॉन जी, ये है रेंज। बेसिकली देखा जाए तो ये एस एक्स ही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ वही हमारा रेंज कहला रहा है, एस एक्स ही हमारा रेंज है। अच्छा, इसमें कुछ बेसिक बातें और भी आती हैं। एक बात ये आती है कि रेंज किन दो एंगल पर सेम होती है, तो बेसिक कहानी समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने इस टर्म को जीरो क्यों कर दिया, क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि एक्स जीरो है, तो आपके पास सिर्फ इतने कंपोनेंट्स ही हमने ये कैलकुलेट किया जो हम फॉर्मूला जानते हैं। तो चलिए भैया एक बात और कर लेते हैं, यहां से ध्यान से देखो, रेंज किस दो एंगल पर सेम होती है। तो ध्यान रखना कि एक एंगल अगर मैं अल्फा ले रहा हूं तो दूसरा, या एक एंगल थीटा ले रहा हूं तो दूसरा एंगल हमारा 90 माइनस थीटा होना चाहिए। इन दोनों केसेस पर हमारी रेंज सेम होती है। तो भैया देख लेते हैं, एक पॉइंट यहां से समझ सकते हो, मैंने क्या बोला कि रेंज R1 ले रहा हूं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, मतलब मैं जो एंगल यहां पर ले रहा हूं वो क्या ले रहा हूं, यहां पर एंगल कंसीडर कर रहा हूं थीटा। इस थीटा एंगल के लिए रेंज हमारे पास ये आ गई, चलो ठीक है। दूसरा रेंज मैंने R2 माना, और R2 मान रहा हूं उस केस के लिए जहां पर एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है अपॉन जी। यहां पर आपका एंगल कितना है, तो एंगल आप दिख ही रहा है आपको, ये एंगल जो हो गया आपके पास 90 माइनस थीटा। तो मैंने दो एंगल कंसीडर कर लिए। ये कुछ ऐसी बात है कि अगर एक एंगल मैंने यहां माना ये थीटा, तो दूसरा एंगल अगर मैं मान रहा हूं तो ये मान रहा हूं 90 माइनस थीटा। इन दोनों की रेंज हमारे पास जो है वो, अगर ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है, तो रेंज R1 इज इक्वल टू R2 होगा। यहां से देख प्रूव कर लेते हैं। देखिए तो यू स्क्वायर साइन कितना हो जाएगा 180 माइनस का 2 थीटा। आप जानते हो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो भैया यहां पर हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास यहां से बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखिए रेंज दोनों की आपकी कैसी आ गई, इक्वल आ गई, ये रेंज और ये रेंज बराबर हो गई। तो हम लिख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से कि R1 इज इक्वल टू R2। इससे तुम एग्जांपल क्या समझ सकते हो कि अगर मैं बोलूं कि एक बॉल को हम 10 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो दूसरा वो एंगल बताइए जहां पर इसकी रेंज जो आएगी 10 डिग्री पर उसके बराबर हो जाए, तो आप बोलोगे 80 डिग्री। एक अगर मैं बोलता हूं 20 डिग्री पर बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो दूसरा ऐसा एंगल बताइए जहां पर रेंज सेम हो जाए, तो आप बोलोगे सर 70 डिग्री।
एक अगर मैं 30 बोलता हूं तो आपकी दूसरी हो जाएगी 60, जो कि जनरली किताब में ये बेसिक बात लिखी रहती है कि 30 अगर एंगल है तो दूसरा एंगल बताइए जहां पर रेंज सेम मिले, तो हम बोलते हैं 60 डिग्री। एक अगर 25 है, दूसरा कितना होगा 65। तो इस तरीके के केसेस जो है वो हमारी रेंज को सेम दिखाते हैं। तो ध्यान रखना, ये बेसिक हमारे पास कहानी है। अच्छा, ये बेसिक जो 3 रिजल्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी बातें होंगी फिर हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए समझते हैं। एक सबसे हल्का क्वेश्चन, जो मतलब मुझे नहीं लगता कि बोर्ड में भी पूछा जाएगा, बट ठीक है, आपको पता तो होना ही चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे करेंगे। मैंने बोला कि u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड दी है, 37 डिग्री पर हमने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, हमें इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट बतानी है। सबसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज बतानी है। मुझे नहीं लगता कि बोर्ड में भी पूछा जाएगा, बट ठीक है, फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे उसको हम समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था वो क्या था, तो बोलेंगे सर 2u sin थीटा अपॉन का g। चलो ठीक है, वैल्यू रख लेते हैं। पहला वाला केस, 2u की वैल्यू 20 sin 37, एंगल कितना दिया 37 डिग्री, अपॉन g की वैल्यू को आपको यहां कंसिडर करना है 10 डिग्री, मतलब सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना इस बात को कि किताब में मेंशन रहता है जी के वैल्यू के बारे में, तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है कि जी को हमें क्या मानना है। वैसे अगर इन केस 1% अगर आपको दिया नहीं है, वैसे दिया होगा, मैं आपको बताऊं कंफर्म दिया होगा, नहीं दिया है तो आपको इसकी यू के डेटा के हिसाब से समझ में आ जाएगा कि वो उसके पॉइंट के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया होगा, तो पॉइंट से समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें जी की वैल्यू क्या लेनी है। बट इतना सोचना ही नहीं है तुम्हें, मैं बोल रहा हूं कि जी की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में। चलिए 10 ले लिया, हमारे पास ये कट गया, तो क्या लिखोगे 4 इंटू साइन 37। अच्छा, साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है तो आप जानते हो 3/5 होती है, तो ये कितना हो जाएगा 12/5 सेकेंड। ये हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब बॉल यहां से फेंकी गई और यहां हिट होने में कितना समय लगेगा, वो आ गया हमारे पास 12/5, जिसे लिख सकते हैं हम 2.4 सेकेंड। क्लियर है? इतना बेसिक सा क्वेश्चन जो हमने कर लिया। और देखो भाई साहब, दूसरा हमारे पास है रेंज। सॉरी, अभी तो हाइट भी निकालनी है, पहले हाइट निकाल लेते हैं। तो h जो बनेगा वो क्या बनेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g। तो चलो भैया पहले कर लेते हैं हम लोग, u की वैल्यू कितनी है, तो एक काम भी कर लेते हैं हम लोग साथ साथ में, इसका कंपोनेंट करो, इधर कितना आ जाएगा, तो 20 cos 37 जो की वैल्यू हो जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड, इसे बोलेंगे हम ux। और u बाई लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसे बोलोगे आप 20 sin 37 जो कि ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये 16 और ये 12। चलो हमारे पास जो बनेगा ये बेसिकली है क्या, देखा जाए तो एक तरीके से तो u बाई का स्क्वायर अपॉन 2g लिखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बेसिकली वही है जो मैक्सिमम हाइट हम लोगों ने निकाले थे मोशन अंडर ग्रेविटी में, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ पर u बाई बन जाएगा, क्योंकि जो हाइट जो चेंज हो रही है वो y कंपोनेंट की वजह से हो रही है। तो आप इसे क्या लिख देंगे यहाँ से, u बाई वैल्यू कितनी थी 12, तो 12 का स्क्वायर अपॉन, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप अगर इनकी वैल्यू भी रखोगे तो भी यही आएगा, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये 10 तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 144 अपॉन का 2 इंटू का 10। बेसिकली इसे काट दीजिए तो 72 आएगा और यहां से आ जाएगा 7.2 मीटर। तो आपके पास जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो 7.2 मीटर आएगी, ये आ गई। आगे हम रेंज के बारे में बात कर सकते हैं, तो वो भी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। देखो भैया कैसे आना है, तो रेंज देखिए कैसे निकालेंगे हम। रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन का g। चलो रख लेते हैं 20 का स्क्वायर, और आप इसका अगर फॉर्मूला जानते हैं तो क्या जानते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। में इसी फॉर्मेट में इसमें वैल्यू रखते हैं, 2 इंटू साइन 37 इंटू का कॉस 37 और अपॉन का g जो कि 10। तो ये हो जाएगा आपका पास 400 इंटू का 2 इंटू का 3/5 इंटू का 4/5 और अपॉन का 10। यहां से ये कट गया, आपके पास कितना हो जाएगा, ये यहां से हो जाएगा आपके पास, इसे काट सकते हो आप,
यहाँ से 8 आ गया। अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 16 इंटू का 3 और इंटू का 4, और आपके पास नीचे खत्म, तो आपके पास जो बनेगा वो कितना बन गया, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास 48 इंटू का 4। आप इसे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 32 का 2, यहाँ पे 3 तो आ जाएगा 192 मीटर रेंज आ गई। कैलकुलेशन देख रहे हैं ना आप, है ना, ये आपकी रेंज आ गई। तो हमने बेसिक फॉर्मूले जो हमारे पास है उनका कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इतने छोटे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि हम ये तो आपको भी पता है, ये इतने छोटे क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में नहीं आएंगे। नीट में आएगा ना, जेईई मेन में आएगा ना, एडवांस की तो बात ही खत्म ना, नीट में जेईई मेंस में भी नहीं आने इतने छोटे क्वेश्चंस। तो सर आपने कराए क्यों? मेरा ये कहना है कि जो पहली बार पढ़ रहा है पहले उनका फॉर्मूला यूज करना सीखिए। अब इसके आगे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जेईई मेन और नीट लेवल पर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो एक बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, 37 डिग्री पर इसे प्रोजेक्ट किया गया। हमको बताना है फाइंड पहला पार्ट, टाइम टेकन टाइम अगर हम देंगे तो नहीं टाइम नहीं देना है, हम और चीजें फाइंड कर लेते हैं। देखिए फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये फाइंड कर लेते हैं। टाइम तो हम आपको क्वेश्चन में दे रहे हैं ना, क्वेश्चन में गिवन है टाइम, हम और चीजें फाइंड कर लेते हैं टाइम देके। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं टाइम 1 सेकेंड पर, और वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सी पार्ट acceleration of particle at t is equal to 1 सेकेंड। इनसे बेटर होगा कि आप यहां पर लगाइए एट। हम पर्टिकुलर उसी टाइम पर ही पूछ रहे हैं जिस टाइम पर दे रहे हैं। 1 सेकेंड पर कितनी वेलोसिटी होगी और 1 सेकेंड पर क्या कोऑर्डिनेट होंगे और 1 सेकेंड का पर एक्सेलरेशन कितना होगा। 1 सेकेंड के लिए अगर हम बात और करें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये निकाल सकते हैं। ई डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन 1 सेकेंड। ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं, फिर उसमें अगर कोई भी चीज और भी कैलकुलेट करनी है तो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये बेसिक सा हमारे पास क्वेश्चन दिया है। अब इसको देखते हुए हम चीजों को समझते हैं। देखो सबसे पहली बात है कि हम लिख लेते हैं कि यूएक्स हमारे पास कितना दिया है। तो यूएक्स कितना आएगा बताओ। अगर हम यूएक्स के बारे में बात करेंगे तो लिखेंगे 20 cos 37 और यूवाई लिखेंगे तो 20 sin 37। यहां से अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा 20 cos 37, तो आप जानते हो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 इंटू 4/5, यहां से कट होगा ये 4, ये हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। यूवाई अगर लिखोगे तो होएगा 20 sin 37 और ये हो जाएगा 20 इंटू 3/5, ये कट हो गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपके पास 12 मीटर पर सेकेंड। आप जानते हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इस केस में नहीं होता है, और वाई डायरेक्शन में लिखोगे तो माइनस का 10 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर लिखोगे। पहला हमारे पास है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स और वाई। मतलब ये हुआ कि पार्टिकल, इस वाले केस का आपको मालूम है टाइम ऑफ फ्लाइट, पहले सबसे पहली बात तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना पड़ेगा कि पार्टिकल वास्तविकता में होगा कहां। तो याद करिए ये डेटा मैंने पुराना लिया है, और पुराने वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमारा आया था वो आया था 2.4 सेकेंड। याद करिए टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने क्या लिखा था, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। तो 2 इंटू यू की वैल्यू 20, मतलब 40 इंटू 3/5 और अपॉन 10, तो 10 से 10 कट गया तो आपके पास कितना आया था, आपके पास आया 12/5, जो कि वैल्यू हो जाएगी 2.4। तो भैया 2.4 से एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल पहुंचेगी तो उसको समय 1.2 सेकेंड लगेगा, लेकिन 1 सेकेंड मतलब पार्टिकल यहां कहीं होगा। तो पार्टिकल के यहाँ के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, यहाँ की वेलोसिटी भी चाहिए कि यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी। पार्टिकल यहां से पहुंचा तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो पहले कुछ एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। पहला हमारे पास जो है ए पार्ट में मैं निकालना है इसका कोऑर्डिनेट। तो चलो भैया पहले एस एक्स लिखते हैं। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस का हाफ ए एक्स और टी स्क्वायर। आप जानते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है। यहां से क्या लिखोगे, यहां से आ जाएगा आपके पास यूएक्स की वैल्यू कितनी दी है 16 इंटू 1, तो आपके पास एस एक्स आ गया, मतलब एक्स आ गया जो कि आ गया 16 मीटर। तो ये कोऑर्डिनेट इसका ये आ गया। वाई क्या लिखोगे आप, एस वाई, तो एस वाई बनेगा हमारे पास यू बाई टी प्लस का हाफ ए बाई और टी स्क्वायर। तो देखिए यहां से कितना हो जाएगा, ये है 12 टाइम 1 माइनस का हाफ इंटू का 10 और इंटू का 1, ये कट गया, ये हो गया 5, आपके पास आ जाएगा 7 मीटर। एस वाई का मतलब हो गया वाई जो कि आ गया 7। तो पहला पार्ट तो आपका यहां पर कवर हो गया। पहले पार्ट में हमें यहां पर कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, तो वास्तविकता में कोऑर्डिनेट कितना आ गया, तो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया x, y जो आया वो आया 12,7। तो ये पहला वाला पार्ट कवर हो गया। ठीक है, आगे देखिए और देखिए, इसी में डाल देता हूं। इसी तरीके से अगर हम बात करें, हमारे पास बी जो पार्ट हुआ, बी पार्ट में पहले वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस का ए एक्स इंटू टी। आप जानते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो वेलोसिटी आपकी यू एक्स ही होगी। मतलब वेलोसिटी किसी भी टाइम पर आप निकालोगे तो यू एक्स ही रहेगी, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये बात आपको पहले ही मैंने बता दिया था। तो भैया यहां से आपके पास हो गया, यहां से 16 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की आ गई, 1 सेकेंड। हालांकि किसी भी सेकेंड में पूछोगे तो ही रहनी है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो वी वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यू वाई प्लस का ए वाई इंटू का टी। तो ये कितना है 12 माइनस का 10 इंटू का 1। वेलोसिटी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड बचेगी 1 सेकेंड पर, 12 से सिर्फ 2 बचेगी। और अगर 1.2 पर पूछोगे तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी ही 0 हो जाएगी। याद देखो, अगर टी की वैल्यू का 1.2 करोगे, 1.2 का मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आधा हो, तो 1.2 रखते ही ये 12 हो जाएगा। तो 12 माइनस 12 0। तो आपको मालूम भी है वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होती है, 0 होती है, तो आना भी चाहिए 0। तो सही है। तो आपकी जो वेलोसिटी चाहिए थी इस जगह पर, वो वेलोसिटी आ गई वी वेक्टर इज इक्वल टू 16 आई कैप प्लस का 2 जे कैप। ये आपका बी पार्ट हो गया, तो बी भी खत्म। एक्सेलरेशन क्या होगा, आपको मालूम है एक्सेलरेशन पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो होता है वो सिर्फ एक ही होता है, वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, जिसे हम बोलेंगे ए वाई इज इक्वल टू माइनस का जी। सी पार्ट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 और वर्टिकल डायरेक्शन की वैल्यू माइनस का जी। तो आप लिखोगे यहां पर माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, तो बोलोगे माइनस का 10 जे। और यूनिट क्या लिखोगे, तो लिख दोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब भैया अगर इस डायग्राम को देखें तो देखिए, डायग्राम देखते हैं। अगर हम डायग्राम देखें तो हमारे पास क्या है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यहां पर पहुंच रहा है 1 सेकेंड में पार्टिकल, टी इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ,
तो ये कोऑर्डिनेट 0,0 है और 1 सेकंड में कोऑर्डिनेट कितने आए थे 16,7 ना। एस एक्स और एस वाई क्या यही था ना आपका, जहां तक यही था। ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए यहाँ के। अब शॉर्टेस्ट आपके पास ये निकलना, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये आपका कैपिटल डी बना दिया। कैपिटल डी को क्या लिखोगे अंडर रूट में 16 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का स्क्वायर, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, खत्म। बट डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो ध्यान रखना डिस्टेंस निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाथ हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है, प्रोजेक्टाइल पाथ है हमारा। प्रोजेक्टाइल मतलब पैराबोला पाथ है, तो पैराबोला मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसे नहीं निकाल सकते हो, तो आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। और याद करिए डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या बोलते थे कि आप वेलोसिटी का मॉड लीजिए और उसे इंटीग्रेट कर दीजिए जिस टाइम पर आप चाहते हो, जितने टाइम तक चाहते हो। तो देखिए आप पहले क्या करोगे, ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया, ये वाला। अब आप बात करने वाले हैं यहां पर डिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस के लिए क्या देखोगे डिस्टेंस की अगर बात करें तो हमारे पास यहां बनेगा, पहले वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट क्या लिखोगे, vx इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस का हाफ ए एक्स इंटू का सॉरी यू एक्स प्लस का ए एक्स इंटू का टी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, तो आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी आपके पास सीधी 16 है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या लिखोगे 16 आई के। लेकिन अगर 1 सेकंड पे बात हो रही है और 1 सेकंड में वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या लिखोगे, हमें टाइम डिपेंडेंट लिखना है, यहां का तो टाइम फंक्शन होगा ही नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा। यहां पर क्या लिखोगे, तो यहां पर लिखोगे यू वाई प्लस का ए वाई इंटू का टी, तो ये तो बनेगा आपके पास 12 माइनस का 10 इंटू का टी, क्योंकि मैं डायरेक्ट टाइम पर नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे पाथ पर डिपेंड, ये हमारे पास बेसिकली है क्या, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए तो ये पाथ चाहिए, ये वाला पाथ। और ये पाथ निकालने के लिए आप डायरेक्ट टाइम की वैल्यू तो नहीं रख सकते ना, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहां पर ये वेलोसिटी इस फॉर्मेट में निकाल रहा हूं। ये बनेगा हमारे पास जे, ये बनेगा वी बाई। और वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखोगे, आप लिखोगे वी एक्स आई कैफ प्लस का वी वाई जे कैफ और आई कैफ जे कैफ, यहां से रखिए 16 आई कैफ और ये बन जाएगा आपके पास 12 माइनस का 10 पी जे कैफ। अभी है ये वेलोसिटी वेक्टर, ये क्या है, ये है वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर के जगह पर आपको अगर स्पीड कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए भैया इसका मॉड लेना पड़ेगा, और मॉड का मतलब हो गया कि यहां पर 16 का स्क्वायर करिए और प्लस में 12 माइनस 10 टी का स्क्वायर करिए, ये टर्म आ जाएगा। और डिस्टेंस क्या होती है, तो डिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो डिस्टेंस हमारी बनती है इंटीग्रेशन मॉड ऑफ वेलोसिटी इंटू डी टी, और कहां से कहां 0 से 1, क्योंकि आपको टाइम जो मैंने दिया है वो कितने सेकंड पर निकालना है, 1 सेकंड पर। तो आप यहां पर इसकी वैल्यू उठा के रखिए, और ये क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे कर रखे हैं, वो आपको याद होगा, हमने बात करी थी मोशन अंडर ग्रेविटी में इस तरह के क्वेश्चंस, अगर कभी भी टाइम अगर आपको दिया है और पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हो, तो ये तरीका आपको पीछे हम बता चुके हैं। अब काम सिर्फ बचा इसका इंटीग्रेशन का, आप इंटीग्रेट कर लीजिए और यहां से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो भी इसमें बातें बनेगी वो अगले वीडियो में हम आपको बताते हैं। अभी के लिए इतना बेसिक जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे हमारे क्वेश्चंस बेसिक हो सकते हैं, और वो मेन जो थ्योरी है इसकी बेसिक टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज की, वो हम बात कर लिए हैं। अभी के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बढ़ाते हैं, जो भी चीज़ आएंगी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है बेटा, ओके।